तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ रोजाना बोले जाने वाले वर्ड्स को देखेंगे, कुछ शब्दों को देखेंगे जो कि हमारी रोजाना की इंग्लिश स्पीकिंग में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मॉडल वर्ब है इसमें वो है आपका शुड बी। देखिए शुड तो कई बार ऐसा होता है कि भाई काम नहीं आता है, लेकिन जो शुड बी है ये अक्सर हम बोलते रहते हैं या फिर अक्सर ही हमारे काम आते रहता है। इसका जो अर्थ है वो दो तरह से निकलता है। एक होगा होना चाहिए, किसी को कहीं पर होना चाहिए। दूसरा होगा रहा होना चाहिए, किसी को कहीं पर रहा होना चाहिए, जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए या फिर उसे खेल रहा होना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका शुड भी आएगा और फिर आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब देखिए उसे घर पर होना चाहिए मतलब कहीं पर होना चाहिए, तो बोलोगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। नेक्स्ट है मुझे खेल रहा होना चाहिए, मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। तो मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए उस वाले सेंस में भी शुड बी का इस्तेमाल करेंगे, और किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए इस वाले सेंस में भी हमें शुड बी का ही इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों में जो अंतर है वो ये है कि जो होना चाहिए इसमें हम शुड बी के बाद उस वस्तु का नाम लिखते हैं जहां पर किसी को होना चाहिए, लेकिन रहा होना चाहिए इसमें हम शुड बी के बाद उस काम को लिखते हैं जिस काम को उसे कर रहा होना चाहिए, और उसमें आईएनजी लगाकर लिखते हैं। यानी कि अपनी जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगाकर लिखेंगे, जैसे प्लेइंग, स्टडिंग, इस तरह से। और देखिए नेक्स्ट है विल हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि विल का मतलब होता है फ्यूचर, भविष्य काल। तो यदि हमें कोई भी ऐसा कार्य है जो फ्यूचर के लिए बनाना है इंग्लिश में, तो हम उसमें 80% विल का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि करना पड़ेगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। तुम्हें खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ेगा, दे विल हैव टू वॉच, दे विल हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कुछ करना पड़ेगा, वहां पर आप यूज करते हैं विल हैव टू का। अब ये जो आपको करना पड़ेगा ये आने वाले समय के बारे में आप सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा जी हैं, वो आपसे बोलने लगे कि भाई तुम्हें 10 बजे वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां पर उसे मतलब लेकर आना पड़ेगा। मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपका आ रहा है, उसे बस स्टैंड से लेकर आना है, रेलवे स्टेशन से लेकर आना है, एयरपोर्ट से लेकर आना है, तो बोल रहे हैं कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा और उसको लेकर आना पड़ेगा, मतलब कोई काम आने वाले समय में करना पड़ेगा, तब हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है होने वाला है, कोई काम होने वाला है, वहां पर आप अबाउट टू का यूज करते हैं। या फिर आप किसी काम को करने वाले हैं, अब वो मतलब जो काम है उसको आप अभी करने वाले हैं, यानी कि कुछ समय बाद वो जो काम है या तो होने वाला है या फिर आप उसको करने वाले हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इसके स्ट्रक्चर में। फिर देखिए यहाँ पर इजएमआर और वाजवर मैंने दोनों को लिख दिया है। इजएमआर प्रेजेंट के लिए यूज करना है और वाजवर पास्ट के लिए यूज करना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है होने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, होने वाला था पास्ट के लिए, तो पास्ट के लिए वाजवर यूज होगा। फिर आपको अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए वह आने वाला है, तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। अब मान लीजिए कोई आपका दोस्त वगैरह है और आपके घर वाले बोल रहे हैं भाई तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा दोस्त मतलब आ जाएगा, तो आप कई बार बोलते हैं ना मैंने उससे फोन करके पूछा है वो बस आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप, मतलब पास्ट का वाक्य है। देखिए तुम सोने वाले थे तो मतलब पास्ट का है, वह आने वाला है मतलब प्रेजेंट का ही है, नियर फ्यूचर का, ठीक है। तो पास्ट में वाजवर और प्रेजेंट में इजएमआर। और देखिए हम देखने वाले हैं, तो बोलेंगे वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच, मतलब कोई मूवी वगैरह है और मान लीजिए कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि आप किसी मूवी को देखोगे, लेकिन किसी थिएटर में जाकर नहीं, अपने घर पर ही, अपने जो घर का आपका टीवी होता है उसमें ही। अब आप बोल रहे हैं जो मूवी है वो स्टार्ट होने वाली है और आपके दोस्त बोल रहे हैं हम तो मूवी देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे, तो आप बोलोगे हाँ बस हम देखने वाले हैं, मतलब वी आर जस्ट अबाउट टू वॉच, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अबाउट टू का मतलब है आप किसी काम को जस्ट करने ही वाले हैं।
अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इसमें आपको इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश की सभी वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगी, A to Z जितनी वीडियोस हैं सब मिलेंगी। प्रैक्टिस क्विज भी आपको मिलेगी, कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। अभी जो इसका प्राइस है वो 299 है, इसमें अभी डिस्काउंट है, तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए इससे पहले कि इसका प्राइस बढ़ जाए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो जो ई बुक्स का लिंक है वो भी आपको उसी ऐप में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ई बुक्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है। देखिए विल हैव टू का मतलब तो था कि कोई काम आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा, लेकिन जब हम हैविंग टू की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई काम आपको अभी प्रेजेंट में ही करना पड़ रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजएमआर या फिर वाज वर्ब, वो उसी तरह जिस तरह से हमने पीछे देखा था अबाउट टू वाले केस में, यानी कि प्रेजेंट के लिए इजएमआर, पास्ट के लिए वाज वर्ब। फिर आपको हैविंग टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है, तो बोलोगे आई एम हैविंग टू वॉच, आई एम हैविंग टू वॉच। मान लीजिए कि भाई आपको आपका किसी मूवी को देखने का मन नहीं है, लेकिन आपके घर वालों ने जबरदस्ती आपको बिठा दिया, भाई उन्होंने बोल दिया आपको देखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, वरना आप पे मार पड़ सकती है, आपको पीटा जा सकता है। तो अब आपका दोस्त का फोन आता है, चलो भाई घूमने के लिए चल रहे हैं, आप बोलते नहीं यार मुझे तो मूवी देखनी पड़ रही है, ये घर वालों ने बोल दिया, मतलब आई एम हैविंग टू वॉच मूवी, आई एम हैविंग टू वॉच फिल्म, जो भी आपको जैसे भी बोलना है। तो कोई काम आपको करना पड़ रहा है, उसे पढ़ना पड़ रहा था, तो ये पास्ट का है, ऊपर वाला प्रेजेंट का था, ये पास्ट का है, हमें या फिर उसे पढ़ना पड़ रहा था। तो बोलोगे ही वाज हैविंग टू स्टडी, ही वाज हैविंग टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो प्रेजेंट में इजएमआर, पास्ट में वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है। उन्हें खाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू ईट, ही इज हैविंग टू ईट, उसे खाना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी को कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ रहा है या फिर किसी को कोई काम पास्ट में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हैविंग टू का इस्तेमाल आप इस तरह से करेंगे, प्रेजेंट में इजएमआर, पास्ट के लिए वाज वर्ब का इस्तेमाल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हैज हैव। देखिए हैज हैव का इस्तेमाल आपने ऐसे तो बहुत देखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गया है, चुका है, लिया है, इस तरह से आपने बहुत देखा है। लेकिन आज हम इसका वो इस्तेमाल देखेंगे जो आप जानते तो हैं लेकिन आपको याद नहीं है शायद। हैज हैव का इस्तेमाल हम सिंपल प्रेजेंट के जो वाक्य होते हैं उनमें करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है जिनमें वर्ब नहीं होती, यानी कि विदाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म के हम हैज हैव का जो इस्तेमाल करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी वर्ब नहीं है, तो इसका जो सेंस है ना, जब भी आपको हैज हैव के बाद कोई वर्ब ना मिलके किसी वस्तु का नाम मिले तो उसका सेंस निकलेगा किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है। जैसे आप बोलते हैं ना मेरे पास कार है, तो बोलोगे आई हैव ए कार, ये तो आपने सुना ही होगा आई हैव ए कार। तो देखिए यहाँ पर हैज हैव के बाद कभी भी क्या नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, हैज हैव के बाद उस वस्तु का नाम आता है जो आपके पास है। नेक्स्ट देखिए आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी, यानी कि मनी आपके पास है इसलिए हैज हैव का। अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा ना हैज हैव कहाँ पर यूज होता है। हैज का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो वहां पर आपको हैज का इस्तेमाल करना है। ही हैज, सी हैज, इट हैज, राहुल हैज, राम हैज, रमेश हैज, सीता हैज, इस तरह से। और बाकी जो बच जाता है सबके साथ हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए उसके पास लैपटॉप है तो बोलेंगे ही हैज ए लैपटॉप, ही हैज ए लैपटॉप। तो देखिए ही के साथ हैज, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव आएगा, ही, सी, इट के साथ हैज आएगा। ठीक है, तो किसी के पास कुछ है प्रेजेंट में, उसको बताने के लिए आपको हैज हैव का इस्तेमाल करना। अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं उसके दो भाई हैं, तो बोल सकते हैं ही हैज टू ब्रदर्स, उसकी एक बहन है, ही हैज अ सिस्टर, इस तरह से भी आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब है जा रही है या फिर जा रहा है, मतलब कोई किसी काम को करने के लिए जा रहा है, वहां पर आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। अब जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई अभी चल रहा है वो जाने, मतलब अभी जा ही रहा, उसने उठा लिया अपने जूते वूते चल दिया, ऐसा नहीं है। मतलब आप किसी काम को आने वाले नियर समय में, यानी कि नियर फ्यूचर में आप किसी काम को करने वाले हैं और वो काम आपके द्वारा होने जा रहा है, उसको बताने के लिए आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं।
इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं पढ़ने जा रहा हूं तो बोलोगे आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना भाई मैं विदेश में, मैं अमेरिका में पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो आप बैग उठा के जा रहे हो, रास्ते में किसी ने पूछ लिया आपसे भाई कहाँ जा रहे हो, आपने बोल दिया मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब आप अपने आने वाले प्लान को बताते हैं भाई मैं अमेरिका में पढ़ने जा रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ में जा सकता हूँ, मतलब आई एम गोइंग टू स्टडी अमेरिका, जहाँ भी आपको जाना है। तो वह कार खरीदने जा रहा है, या फिर मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, जैसे भी आपको बोलना है। तो बोलोगे ही इज गोइंग टू बाय ए कार, ही इज गोइंग टू बाय ए कार, मतलब वह कार खरीदने जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं भाई अभी रास्ते में जा रहा है, भाई पैसे का सूटकेस उसने हाथ में ले रखा है और चल दिया कार खरीदने, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब वो अपने प्लान को बता रहा है कि भाई मैं आने वाले समय में कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो ही इज गोइंग टू बाय ए कार। और मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू ईट, ठीक है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें अबाउट टू के द्वारा भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसे कि वह कार खरीदने वाला है, ही इज अबाउट टू बाय ए कार, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गोइंग टू का आप इस तरह से इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे डर डर कर बोलते हैं पता नहीं विल की जगह कहीं मैं हैव हैज ना लगा दूं, कहीं हैड ना लगा दूं, वाज वर ना लगा दूं उसके स्थान पर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बोलो तो सही, आप बोलोगे गलत हो रहा है होने दो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। लेकिन आपको इंग्लिश को रेगुलर पढ़ते रहना है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलत है कहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू बी, इसका मतलब है किया जाना है, कोई काम किया जाना है। अब ये जो है ना हैज हैव के साथ ये टू बी आता है, तो मतलब ये किस में है, पैसिव में है। तो स्ट्रक्चर पैसिव की तरह होगा, सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर हैज हैव होगा, फिर टू बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आप जानते हैं पैसिव का नियम है ऑब्जेक्ट सबसे पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो बिल्कुल दो पक्के ही हैं, ये तो कभी चेंज नहीं होंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। उसे देखा जाना है तो बोलोगे ही हैज टू बी सीन, ही हैज टू बी सीन, इसे खाया जाना है, इट हैज टू बी ईटन, इट हैज टू बी ईटन, इनको बेचा जाना है, दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड। तो इस तरह से आप हैज हैव का टू बी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ काम किया जाना है, ठीक है। अब ये जो काम है ना ये कंपल्सन वाला काम है, ये काम जरूरी किया जाना है। यदि जरूरी वाला सेंस नहीं देना तो आप इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, ही इज टू बी सीन, इस तरह से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हैज हैव के साथ बीन। ये जो हैज हैव है ना इसके साथ जब बीन लगेगा या फिर पीछे हमने देखा टू बी लगेगा, ये दोनों ही केसेस में पैसिव का जो है सेंस देता है। तो इसका मतलब है कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। इसमें जब पैसिव है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैज हैव के बाद बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए राम को भेजा गया है, अब किसने भेजा है राम को ये नहीं बताया गया ना, तो बोलोगे राम हैज बीन सेंट, राम हैज बीन सेंट। मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम, आई हैव बीन कॉल्ड होम, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये जो हैज हैव के साथ बीन है, जब भी आपको बीन दिखाई दे मतलब समझ जाना कि सेंटेंस हमारा पैसिव में है। अब हम देखेंगे इज एम आर को। देखिए इज एम आर को ना बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इज एम आर को हम दो तरह से यूज करते हैं और कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता, एक सिंपल सेंटेंसेज में और एक टेंस में। सिंपल सेंटेंसेज में जो इनका स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इज एम आर और फिर ऑब्जेक्ट। टेंसेज में स्ट्रक्चर में देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगी एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब जो सिंपल सेंटेंसेज है इनमें मतलब होता है कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है या फिर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में कहाँ पर है, उसकी सिचुएशन को, उसकी पोजीशन को, उसकी अवस्था को बताने के लिए आप सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होती। वर्ब का मतलब होता है कार्य, अब इसमें कार्य तो होता नहीं है, मतलब हम उसके व्यवहार के बारे में बताएंगे, उसकी सिचुएशन के बारे में बताएंगे, उसकी पोजीशन के बारे में बताएंगे। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, अब देखिए राम कोई काम थोड़ी कर रहा है, हम राम के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हाँ राम अच्छा लड़का है, तो बोलोगे राम इज ए गुड बॉय, वह घर पर है, तो बोलोगे ही इज एट होम। आप अच्छे छात्र नहीं हैं, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, मतलब आप एक अच्छे छात्र नहीं हैं। तो इस तरह से आप जो है इज एम आर का सिंपल सेंटेंसेज में यूज करेंगे। टेंसेज में इनका मतलब है कि कोई काम कंटिन्यूटी में है, रेगुलरिटी में है, अभी प्रेजेंट में। जैसे कि राम खेल रहा है, मतलब राम के जो खेलने का कार्य है ना वो भी कंटिन्यूटी में है, तो बोलोगे राम इज प्लेइंग, वह पढ़ रहा है, तो बोलोगे ही इज स्टडिंग। दिवेश टीवी देख रहा है, तो बोलोगे दिवेश इज वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से आप इज एम आर को दो तरह से यूज करते हैं। कुछ बच्चों को ये इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता था इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन आज आपने देख लिया है तो अब आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विल हैव। देखिए विल का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था हमेशा ही फ्यूचर में होगा,
तो ये जो भी बात बताएगा फ्यूचर के बारे में बताएगा। किसी के पास कुछ होगा मतलब फ्यूचर में होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा मतलब आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में कर चुका होगा। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और जहां पर ये चुका होगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। देखिए उसके पास पेन होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी होगा, इसका मतलब ये है कि उसके पास जो पेन है ना वो आने वाले समय में होगा। तो बोलोगे ही विल हैव ए पेन, ही विल हैव ए पेन, वह खेल चुका होगा। तो बोलोगे ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, वो देख चुके होंगे। दे विल हैव वॉच्ड। तो इस तरह से आने वाले समय में कोई किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर आप विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, मतलब किसी को कुछ करना चाहिए था पास्ट में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि तुम्हें खाना चाहिए था, मतलब हम पास्ट के बारे में आपको सलाह दे रहे हैं कि पास्ट में आपको खाना चाहिए था, तो बोलेंगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, उसे देखना चाहिए था। He should have seen, और एक बात और देखिए हमें बोलना चाहिए था, we should have spoken। तो इस तरह से किसी को कुछ करना चाहिए था should have का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी वीडियो है वो खत्म हो जाती है, और हमारे जो कोर्स है उसका जो लिंक है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी बुक्स को भी आप वहीं से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।